कैसे हो? उम्मीद करता हूँ आप सभी अच्छे होंगे। देखिए विद्यार्थियों, अपना पद परिचय का टॉपिक चल रहा था। आज हम पद परिचय करेंगे। अब तक तो हम पिछले वीडियो में पद परिचय में व्याकरण के कौन कौन से टॉपिक आते हैं उनका हम विस्तृत तरीके से अध्ययन कर चुके हैं। आपके पास इनके नोट्स भेज दिए गए हैं। अब आगे हम ये जानेंगे कि पद परिचय कैसे होता है, पद परिचय में क्या क्या बताना पड़ता है, वो हम सीखने जा रहे हैं। आप वीडियो को लगातार देखते रहिए। जब तक आप ध्यान से इसको सुनेंगे नहीं, नोट्स को पढ़ेंगे नहीं, तब तक हमारी और आपकी ये मेहनत सब व्यर्थ है। तो मेरी यही आपसे एडवाइस है कि आप ज़्यादा से ज़्यादा वीडियो को देखें। जितना आप देखेंगे, इसको सुनेंगे, उतना ही क्लियर होता हुआ जाएगा। कोई भी चीज़ विद्यार्थियों कठिन नहीं है। जब तक हम उसके पास नहीं जाते हैं, उसका सिर्फ नाम सुनते हैं, तब तक वो चीज़ हमें कठिन लगती है। जब हम उसके पास जाते हैं, बार बार उसको देखते हैं, पढ़ते हैं, तो ज़रूर उसमें से कोई न कोई हल समाधान हमें ढूंढने को मिलेगा और वो समस्या धीरे धीरे कम होती जाती है और एक दिन ऐसा आता है कि वो समस्या जड़ से ख़त्म हो जाती है। तो मेरी यही आपसे सलाह है कि आप बार बार वीडियो को देखें, नोट्स को पढ़ें। आपके सामने जो समस्या है वो मैं उम्मीद करता हूँ वो शीघ्र हल होगी। तो देखिए, आज हम पद परिचय के विषय में जान रहे हैं। पद परिचय का अर्थ होता है पद का व्याकरण की दृष्टि से परिचय देना। व्याकरण की दृष्टि से, व्याकरण में जो हमने पढ़ा है, संज्ञा है, सर्वनाम है, विशेषण है ना, लिंग है, वचन है, कारक है, ये बहुत सारी चीज़ें हम पढ़ चुके हैं। बस उस जो रेखांकित शब्द है उसमें यही बताना है कि इसमें संज्ञा है या सर्वनाम है, विशेषण है, ये एक वचन है या बहुवचन है, ये स्त्रीलिंग है या पुल्लिंग है, इसमें ये कौन सा कारक है, क्रिया कौन सी है, ये ही हमें उसमें बताना है। और कोई कुछ चीज़ ज़्यादा कठिन नहीं है। तो व्याकरण की दृष्टि से परिचय देना ही पद परिचय कहलाता है और उसका संबंध वाक्य के अन्य पदों के साथ बताना। जो अंडरलाइन शब्द होगा उस वाक्य में अन्य जो पद है उससे उसका क्या संबंध है, कर्ता का है, कर्म का है, ये हमें उसमें बताना पड़ेगा। देखिए, हिंदी व्याकरण में पद परिचय के विभिन्न नाम दिए गए हैं। एग्जाम में वो पद परिचय न देकर वो ये भी निम्नलिखित रेखांकित शब्द का पदान्वय कीजिए, या पद निर्देश दीजिए, या पद निर्णय कीजिए, या पद विन्यास, या पद व्याख्या। बात एक ही है। कोई सा भी शब्द वो दे सकता है जो आप देख रहे हैं। पदान्वय है, पदानिर्देश है, पद निर्णय है, पद विन्यास है, पद व्याख्या है, या फिर कह दो उसको पद परिचय। बात एक ही है। समझ गए हो? ये भिन्न भिन्न नाम मैंने इसलिए बताए आपको ताकि आप कंफ्यूज न हो कि हमें तो सर ने पद परिचय करवाया है, ये पद निर्णय कहाँ से आ गया, या पद विन्यास शब्द किया कहाँ से आ गया, ये क्या कौन सा टॉपिक आ गया। ये सब एक ही है, ये इसी के उपनाम है, ये ध्यान रखना है आपको। देखिए, पद परिचय दो तरीके से किए जाते हैं, एक तो विकारी शब्दों का और एक अविकारी शब्दों का। जो हम विस्तृत तरीके से इनको विकारी और अविकारी को पढ़ चुके हैं, समझे। विकारी में हम संज्ञा, सर्वनाम, विशेषण, ये क्रिया, ये पढ़ चुके हैं। अविकारी में क्रिया विशेषण पढ़ चुके हैं, है ना। संबंध बोधक अव्यय है, समुच्चय बोधक अव्यय, विषमवादी बोधक अव्यय है, ये हम अविकारी में पढ़ चुके हैं। बस इन दो टॉपिकों के आधार पर हमारा पद परिचय चलेगा, ये ध्यान रखना है आपको। तो आज हम पहले करेंगे विकारी पदों का पद परिचय। विकारी शब्द आप पहले पढ़ चुके हैं, फिर भी मैं आपको दोबारा से बता देता हूँ कि विकारी शब्द किसे कहते हैं। जिन पदों का स्वरूप लिंग, वचन, कारक तथा काल के अनुसार प्रयोग किए जाने पर परिवर्तन होता रहता है
वे विकारी पद कहलाते हैं। होंगे जिनका लिंग वचन कारक काल के अनुसार जिनमें परिवर्तन हो जाता है वो विकारी। जस्ट इसके अपोजिट होंगे अविकारी, यानी कि उस अविकारी में किसी प्रकार का परिवर्तन नहीं होता है। समझ गए? तो हम ये जानेंगे विकारी में कौन कौन से हैं। पहला है संज्ञा, दूसरा है सर्वनाम, तीसरा है विशेषण और चौथा है क्रिया। आपको ध्यान हो पिछले वीडियो में हम संज्ञा, सर्वनाम, विशेषण, क्रिया ये सब कुछ पढ़ चुके हैं अभी तक। विस्तृत तरीके से मैंने इनका अध्ययन करवा दिया है। अन्यथा यदि मुझे पद परिचय करवाना था तो मैं डायरेक्ट भी पद परिचय करवा सकता था, क्योंकि संज्ञा, सर्वनाम, विशेषण, क्रिया ये आपके द्वारा पूर्व कक्षाओं में पढ़ी जा चुकी है। फिर भी मैं आपके लिए दोबारा से ये सारे टॉपिकों के वीडियो बनाकर आप तक पहुंचाया हूं, इसलिए ही कि आप इनको दोबारा से देख सकें। आपकी जो पूर्व की में जो पढ़ा हुआ है वो दोबारा से वो तरोताज़ा हो सके, इसलिए मैंने आप तक ये पहुंचाया है। अब देखो, ये तो हो गई विकारी और अविकारी वे पद जो लिंग, वचन, कारक आदि के प्रयोग से अप्रभावित रहते हैं। इनमें होता है परिवर्तन और इसमें परिवर्तन नहीं होता है, यानी कि अप्रभावित रहते हैं। वे अविकारी अव्यय पद कहलाते हैं। इसके अंदर भी चार है। क्रिया विशेषण अव्यय पहला है, दूसरा है संबंध बोधक अव्यय, तीसरा है समुच्चय बोधक अव्यय और चौथा है विस्मयादि बोधक अव्यय। अब देखिए, क्रिया विशेषण अव्यय मैं आपको बताऊं, पहले बता चुका हूं, फिर बता रहा हूं कि ये टॉपिक आप 11वीं में पढ़ चुके हो मेरे द्वारा। इसके चार भेद है: कालवाचक क्रिया विशेषण अव्यय, परिमाणवाचक क्रिया विशेषण अव्यय, स्थानवाचक क्रिया विशेषण अव्यय और रीतिवाचक क्रिया विशेषण अव्यय। समझ गए? ये आप पहले पढ़ चुके हैं। अब आपको एक चीज देखने को मिल रही होगी, आपको सोच रहे होंगे क्या कि देखो, ये जो चीजें आप देख रहे हो, संज्ञा, सर्वनाम, विशेषण, क्रिया, क्रिया विशेषण अव्यय, संबंध बोधक अव्यय, समुच्चय बोधक अव्यय, विस्मय, इन्हीं का पद परिचय होगा, इन्हीं के आधार पर। समझ गए? यानी कि पद परिचय 8 बिंदुओं का होगा। कितने बिंदुओं का होगा? 8 का। अब हम बारी बारी से करेंगे इनका पद परिचय। पहला करेंगे हम संज्ञा का, फिर सर्वनाम का, विशेषण का, क्रिया का, क्रिया विशेषण अव्यय का, संबंध बोधक अव्यय का, समुच्चय बोधक अव्यय का, विस्मय बोधक अव्यय का। इन 8 का हमें पद परिचय करना है, क्योंकि ये फिक्स नहीं है कि कौन सा आएगा। किसी का भी पहुंच सकता है, वो संज्ञा का पहुंच सकता है, तो क्रिया का भी पहुंच सकता है, या क्रिया विशेषण का भी पहुंच सकता है। ये हम कह नहीं सकते कि वो कहाँ से पहुंचेगा। बस अपने को उसका एक तरीका आना चाहिए कि ऐसे पद परिचय होगा, वो हम देखेंगे। जब हम ये चीज़ें आ जाएंगे तो हमारे लिए सारे बिंदु सरल हो जाएंगे। विद्यार्थियों, कोई चीज़ कठिन नहीं है, हर चीज़ सरल है, लेकिन जब तक हम उसके पास नहीं जाएंगे तब तक वो हमारे लिए कठिन बनी रहेगी। तो देखिए स्टूडेंट्स, आज हम करने जा रहे हैं पहले संज्ञा का पद परिचय। और संज्ञा किस में आती है? विकारी शब्दों में आती, जो हम ऊपर पढ़ चुके हैं। मैं बता चुका हूँ आपको विकारी पद का पद परिचय। अब वो ये नहीं देगा आपको एग्जाम में कि विकारी पद का पद परिचय दीजिए, संज्ञा का दीजिए, सर्वनाम का दीजिए। नो, ऐसा नहीं है। वो सिर्फ एक वाक्य देगा, एक वाक्य देगा, उसके नीचे एक शब्द के नीचे या 2 शब्द के नीचे वो अंडरलाइन करेगा, और फिर आपको उस अंडरलाइन जो शब्द है या रेखांकित जो शब्द है उसके बारे में बताना है कि ये है क्या, ये शब्द क्या है। संज्ञा है, सर्वनाम, विशेषण है, एक वचन है, बहुवचन है, स्त्रीलिंग है, पुल्लिंग है, ये चीज़ें उसमें बताना पड़ेगा, जो हम देखने जा रहे हैं। अब देखिए, संज्ञा का पद परिचय करते समय मुख्यतः 4 बातें बतानी पड़ती हैं। वैसे 5 बातें होती हैं, लेकिन आप 4 भी बता देंगे तो भी बहुत पर्याप्त है आपके लिए। तो पद परिचय करते हमें समय 4 बातें बतानी पड़ती हैं। अब 4 बातें कौन कौन सी हैं वो हम देखेंगे। पहला है संज्ञा के भेद। किसके भेद?
संज्ञा के भेद। अब आपको संज्ञा का भेद शब्द सुनते ही आपके दिमाग में आना चाहिए संज्ञा कितने भेद हैं। मुख्य रूप से 3 है और गौण रूप से 5 है। व्यक्तिवाचक, जातिवाचक, भाववाचक। जातिवाचक संज्ञा के ही 2 उपभेद है, समूहवाचक और द्रव्यवाचक, जो पूर्व में मैं आपको पढ़ा चुका हूँ। अब बस डायरेक्ट मैं इनका नाम लिख रहा हूँ। अब व्यक्तिवाचक, जातिवाचक और भाववाचक। अब ये आपको डिसाइड करना है उस रेखांकित शब्द में कि व्यक्तिवाचक संज्ञा है या जातिवाचक संज्ञा है या भाववाचक संज्ञा है। ये आपको देखते ही पता हो जाना चाहिए कि इसमें कौन सी संज्ञा है। तो पहली बात तो क्या हो गई, पद परिचय करते समय संज्ञा का यदि हम पद परिचय कर रहे हैं तो संज्ञा के भेदों का ज्ञान हमें होना चाहिए। दूसरी बात है वचन। देखो ये देख लो, वचन है, हिंदी में 2 वचन होते हैं, एक वचन, बहुवचन, समझे। और तीसरी बात बतानी है लिंग। वो शब्द स्त्रीलिंग है या पुल्लिंग, ये आप अच्छी तरह जानते हो, पूर्व कक्षा में पढ़ चुके हो, इतना तो बता दोगे कि ये शब्द स्त्रीलिंग है या पुल्लिंग है। चौथी बात है कारक। अब कारक के उसमें भेद बताने हैं कि आप कौन सा कारक है। तो कारक के 8 भेद है, कर्ता कारक, कर्म कारक, करण कारक, संप्रदान कारक, अपादान कारक, संबंध कारक, अधिकरण कारक और संबोधन कारक। इनकी विभक्ति मैंने आपको पूर्व बता चुका हूँ। कर्ता कारक की विभक्ति ने होगी या शून्य होगी, कई बार साइलेंट भी होता है, वो आपको देखना है कि इसमें कौन सा है कर्ता कारक। कर्म कारक की विभक्ति को है, करण कारक की से है, संप्रदान कारक की विभक्ति चिन्ह है के लिए, देने के योग में आते हैं, और अपादान से अलग होने के योग में, और संबंध कारक का के की, और अधिकरण में में या पर, और संबंध में हे या अरे, ये शब्द आएंगे। तो देखिए विद्यार्थियों, आप एक सारणी बन चुकी है हमारे सामने कि पद परिचय करते, संज्ञा का पद परिचय करते समय संज्ञा के भेद, हमें वचन बताना है, लिंग बताना है, कारक बताना है, उस शब्द में ही बताना है कि उस शब्द कौन सी संज्ञा है उस शब्द में, फिर उसका वचन एक वचन है या बहुवचन है उस शब्द, फिर वो उसका लिंग बताना है, वो स्त्रीलिंग है या पुल्लिंग है, फिर उसमें हमें कारक बताना है कि इसमें कौन सा कारक है। बस ये हमारा पद परिचय इस तरीके से बहुत आसान तरीके से हल हो जाएगा। तो अब आगे हम चले, देख रहे हैं पहला शब्द अब हमारे सामने आया है, ये रहा एग्जाम्पल है हमारा संज्ञा का पहला। मोहन पुस्तक पढ़ता है। मोहन पुस्तक पढ़ता है। अब आप देख लो, मोहन पे अंडरलाइन है और पुस्तक शब्द के नीचे अंडरलाइन है। इन 2 शब्दों का हमें पद परिचय करना है। एग्जाम में इसी तरीके से आएगा, सेंटेंस आएगा एक और नीचे ऐसे रेखांकित शब्द होगा, उन दोनों का एक भी हो सकता है, 2 भी हो सकता है, समझे, 3 भी हो सकते हैं, इसमें हम कह नहीं सकते कितने होंगे। अब जितने हैं आपको विधि याद है, तरीका याद है, तो आप आसान तरीके से उसको कर सकते हैं। अब देखो हम मोहन का करते हैं तो यहाँ मोहन लिख देंगे, इस तरीके से आपको लिखना है नीचे नोटबुक में, एग्जाम कॉपी में, यहाँ मोहन शब्द है। देखिए अब मोहन का करना है। अब हमें ये देखना है मोहन शब्द जो है ये क्या है, संज्ञा है, सर्वनाम है या विशेषण है। अब ये आपको छांटना है क्योंकि आप पढ़ चुके हैं कि मोहन जो है ये संज्ञा शब्द है। क्या है? संज्ञा। अब संज्ञा में भी ये देखना है आपको, व्यक्तिवाचक है, जातिवाचक है या भाववाचक है या समूहवाचक है या द्रव्यवाचक है, ये आपको कंफर्म करना है। तो मोहन शब्द है व्यक्तिवाचक संज्ञा, जो हम लिख देंगे इसके सामने ये डैश लगा के। मोहन क्या है? व्यक्तिवाचक संज्ञा, लिख दिए पहली बात, क्योंकि पहला टॉपिक क्या था? संज्ञा एवं संज्ञा के भेद। तो संज्ञा कौन सी है मोहन में? व्यक्तिवाचक संज्ञा, समझ रहे हो। फिर हमें बताना था लिंग। अब लिंग में मोहन क्या है? स्त्रीलिंग है पुल्लिंग? तो मोहन क्या है? पुल्लिंग है, जो हम कोमा लगा लेंगे पुल्लिंग, लिख दिए। तीसरी बात वचन, मोहन एक वचन है बहुवचन? तो मोहन एक वचन है तो लिख दिया यहाँ एक वचन, समझे।
मोहन पुस्तक पढ़ता है, पूरे वाक्य में मोहन में कौन सा कारक है? काम को करने वाला कौन है? मोहन। तो कर्ता कारक। मोहन में देखो ने नहीं आया, यहाँ ने साइलेंट है, समझ गई? मोहन पुस्तक पढ़ता है, तो मोहन में ने नहीं है, लेकिन फिर भी यहाँ मोहन कर्ता का काम कर रहा है, तो यहाँ लिख देंगे कर्ता कारक। 4 बात हो गई। 5वीं बात आप बता सकते हैं क्रिया। तो यहाँ क्रिया कौन सा है? पढ़ता है जो शब्द है, यहाँ क्रिया शब्द। तो पढ़ता क्रिया, क्रिया का इसका कर्ता कौन है? मोहन, जो हमने यहाँ लिख दिया। समझ गए? संज्ञा का पद परिचय हो चुका है, समझे? इस तरीके से आपको करना है। अब यहाँ नाम तो कोई भी आ सकता है, चेंज हो जाए कोई दिक्कत नहीं है। दूसरा हम पद परिचय करेंगे पुस्तक का। पुस्तक देखो, पुस्तक अगर यहाँ किसी का नाम होता, रामायण, महाभारत, गीता, पुस्तक, तो वो व्यक्तिवाचक में होती, लेकिन अब पुस्तक जाति का बोध हो रहा है, तो यहाँ पुस्तक जो शब्द है जातिवाचक संज्ञा। पुस्तक जो है स्त्रीलिंग है, पुस्तक जो है एक वचन है, पुस्तकें आते तो बहुवचन हो जाता है, यहाँ पुस्तक शब्द है यानी कि एक ही पुस्तक का बोध हो रहा है, तो एक वचन। अब देखो पुस्तक जो है क्या है? कर्म। तो पुस्तक में क्या है? यहाँ देखो कोई भी व्यक्ति नहीं है, फिर भी पुस्तक कर्म का काम करे। क्या पढ़ता है मोहन? पुस्तक। तो मोहन का कर्म क्या है? क्रिया क्या कर रहा है वो? पढ़ने का काम कर रहा है। क्या पढ़ रहा है? पुस्तक। तो पुस्तक यहाँ उसका कर्म है, तो इसमें लिख देंगे हम कर्म कारक। फिर वही पढ़ता क्रिया, क्रिया का कर्म क्या है? पुस्तक, वो लिख देंगे। नेक्स्ट है बचपन में बालकों में चंचलता होती है, ये वाक्य है, और 2 को हमने अंडरलाइन कर दिया है। अब बचपन शब्द का करेंगे, देखो लिख दिया है ऐसे बचपन। अब बचपन क्या है? भाववाचक संज्ञा, होंगे वृद्धावस्था, बचपन, बुढ़ापा में ये सब भाव का बोध कराते हैं। तो बचपन में भाववाचक संज्ञा, एक वचन, पुल्लिंग। अधिकरण कारक में आ रहा है, देखो, तो यहाँ अधिकरण में के कारण अधिकरण कारक होगा। होती है क्रिया है, क्रिया का अधिकरण क्या है? बचपन। दूसरा है बालकों में, बालकों को, इसका अंडरलाइन करना है, बालकों को, बालक जाति का बोध हो रहा है, तो जातिवाचक संज्ञा बालकों, बालक नहीं है बालकों, तो बहुवचन, पुल्लिंग, अधिकरण कारक में के कारण, यहाँ देखो अधिकरण कारक होगा, इसमें भी उसी, इसकी भी क्रिया यही है, होती है क्रिया का अधिकरण बालकों शब्द है, समझे? तो ये हो गया पद परिचय। नेक्स्ट एक और उदाहरण देखते हैं हम। रमेश बाग में आम खा रहा है, रमेश बाग में आम खा रहा है, तो रमेश क्या है? वही व्यक्तिवाचक संज्ञा, एक वचन, क्योंकि रमेश एक ही है तो एक वचन लिख देंगे। रमेश क्या है? स्त्रीलिंग या पुल्लिंग? तो पुल्लिंग है तो पुल्लिंग लिख दिए। रमेश क्या है? कर्ता कारक, कर्ता कारक लिख दिए। खा रहा, खाना यहाँ क्रिया है, तो खा क्रिया का कर्ता रमेश, समझे? नेक्स्ट है बाग में, इसका करना है हमें। बाग में, बाग जाति का बोध हो रहा है, तो जातिवाचक संज्ञा, समझे? या यदि यहाँ किसी बाग का नाम होता तो उसमें वो आता, तो यहाँ जातिवाचक संज्ञा, एक वचन, पुल्लिंग, में आ रहा है, अधिकरण कारक, में या पर जब आता है तो अधिकरण कारक होता है, तो यहाँ अधिकरण कारक। और वही खाना, खा यहाँ क्रिया है, खा क्रिया का अधिकरण बाग में, समझे? तो ये हो गया पद परिचय इसका। नेक्स्ट है आम। अब देखो आम क्या है? जातिवाचक संज्ञा, समझे? आम जाति का वो, यदि किसी नाम, आम की कोई किसी प्रजाति का नाम होता तो हम फिर उसको व्यक्तिवाचक में लेते, लेकिन यहाँ सिर्फ आम शब्द है तो जातिवाचक संज्ञा,
आम एक ही है, एक वचन, पुल्लिंग। अब देखो यहाँ आम जो है कर्म है, क्या है, कर्म। तो लिख दिए हम यहाँ कर्म कार। खा क्रिया का कर्म आम शब्द है, समझे। तो ये आपका संज्ञा का आज हम पद परिचय कर चुके हैं, समझे। नेक्स्ट वीडियो में हम सर्वनाम का पद परिचय, विशेषण का पद परिचय करेंगे। इसको आप ज़्यादा देखें। आप वीडियो देखते समय जय हिंद लिखें, चैनल को सब्सक्राइब करें, समझे। अपने दोस्तों तक भी पहुंचाएं, क्योंकि अपने छोटे से प्रयास से यदि किसी का भला होता है तो हम उसमें खुश रहेंगे। ठीक है स्टूडेंट्स, धन्यवाद।